वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा दिल्ली से मौविशाला चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा अभी हिस्ट्री ऑप्शनल बीपीएससी को लेकर के जो टॉपिक चल रहा है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, उसका विस्तार, उसकी विशेषताएं, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, डिक्लाइन कैसे हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता और निरंतरता कैसे बनी रही, उसके संबंध में क्या विचार है, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सिलेबस है, उसी ऑप्शनल के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है अकॉर्डिंग हम अपना टॉपिक को कंटिन्यू रखे हुए हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हिस्टोरियन नहीं बनना है, हमें एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत है। चले तो सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, और मैं यह भी स्टूडेंट से अपेक्षा रखता हूं कि आप हिस्ट्री ऑप्शन लेकर के आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट काफ़ी गंभीर होते हैं, सिंसियर होते हैं। तो गंभीरतापूर्वक धैर्य रख करके अध्ययन करें, और आप ये महसूस करोगे कि मैं ऑफलाइन क्लास में हूँ, कभी भी इस तरह का अनुभव नहीं होगा कि ऑनलाइन में हूँ और हमारे समस्या के समाधान नहीं हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरा कोड है, मेरे कोड पर आप मैसेज डालें, करें, आपका डाउट जो भी होगा वो डाउट भी मैं क्लियर करूंगा। मेरा जो कोड है AJEE6785। अजीत सर हिस्ट्री ऑप्शनल, इस कोड पर आप जो भी डाउट हो, तब ये पढ़े, जो भी डाउट हो इस पर आप डाल दें, आपके डाउट का समस्या के समाधान मैं तुरंत कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आप ये कभी नहीं महसूस करोगे कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, फेस टू फेस नहीं हूँ, सारा समस्या के समाधान मैं दूंगा। केवल आप गंभीरतापूर्वक, पूरे एनर्जी के साथ, जोश के साथ अपने आत्मबल को बनाए रखें, अध्ययन करते रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हुए आज सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन के संबंध में, सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइन के संबंध में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इतने डेवलप्ड विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सभ्यता का पतन कैसे हो गया। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन के संबंध में बहुत सारे विचार हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, लगभग 600 ईयर तक वो चलता रहा। जब हम देखते हैं कि 1700 ईस्वी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लक्षण हमें दिखाई देने लगता है। इसके दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का पतन हो चुका था, 1700 ईस्वी में हो चुका था। यानी दोनों जगहों की नगर निर्माण योजनाएं लगभग ढीली पड़ गई थी, सारी व्यवस्थाएं ढीली पड़ चुका था। तो कोई भी सभ्यता का पतन होता है, एकाएक तो होता नहीं है, सडनली होगा नहीं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या कोई अन्य सिविलाइजेशन हो। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होता है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 6 इयर्स, लगभग 600 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता
चलता रहा था। लेकिन 1700 ईस्वी के BCE, ठीक है, लगभग 600 वर्षों तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता रहा। देखते हैं 1700 BCE ईस्वी पूर्व के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण प्रारंभ होता है। जैसे कि इस समय आते आते खास करके दो प्रमुख नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदारो इन दोनों सभ्यता का लगभग पतन हो चुका था। बिल्कुल इनके नगर नियोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। जी हां, बिल्कुल ढीली पड़ चुका था। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या हुआ? पतन के अनेक कारण देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइंस के, पतन के अनेक फैक्टर्स हैं, यानी अनेक कारण हैं, यानी इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। जिसमें प्रमुख जैसे विदेशी आक्रमण, अनेक कारण बताए जाते हैं। एक कारण विदेशी आक्रमण, दूसरा भौगोलिक कारण, परिवर्तन होने के कारण, ठीक है, यानी भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन आया, यानी एवं प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन आया और इस सभ्यता का पतन हो गया। अब इसी यानी दो प्रमुख कारण बताए गए हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखें, जैसे कि एक एक करके मैं बता देता हूं। हाँ, कुछ इसमें यह भी है, कुछ इतिहासकारों ने आर्यों के आक्रमण को बताया, किसी ने महामारी को बताया। तो यानी सभी का अपना अपना अलग अलग विचार है। इसमें विदेशी आक्रमण और भौगोलिक कारण एवं प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन प्रमुख रहा है। अब देखिए किन इतिहासकारों का क्या मत रहा है। अब इसे विदेशी आक्रमण के संबंध में, पतन के कारणों में विदेशी आक्रमण के संबंध में क्या ओपिनियन था। जैसे गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर, इतिहासकार है गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर, जैसे विद्वानों का मानना है, इन दोनों विद्वानों का मानना है कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये किनका मानना है? गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसे इतिहासकार को मानना है। इस संबंध में खास करके व्हीलर जैसे इतिहासकारों का कहना है, व्हीलर ने कहा था, लिखना है कि ऋग्वेद में पुरंदर, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया ऋग्वेद में हम इंद्र देवता का उल्लेख करते हैं, यानी पुरंदर को जानते हैं। पुरंदर को कहा गया किले को तोड़ने वाला कहा गया। तो उनका कहना है कि आर्य जो भारत आए थे, आर्य भी तो विदेशी थे, और जिस समय में आर्य भारत आए और आर्यों का जो भौगोलिक स्थान था इन्हीं क्षेत्रों में था। क्योंकि आर्यों के आक्रमण के कारण माना, क्योंकि मोहनजोदारो से नर कंकालों
नर कंकालों के हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, लगभग 40,000 से अधिक जनसंख्या सिंधु घाटी सभ्यता की थी, और नरकंकाल जो पाए गए हैं बिलो 100 नरकंकाल भी नहीं पाए गए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में इन आर्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण का ही योगदान रहा है? ये हमें समुचित नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वर्तमान जो शोध है, जैसे आधुनिक इतिहासकार, जो आधुनिक हमारे इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकारों का यह मानना है, जैसे आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार ने इस बात का खंडन भी किया है। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास है, लेकिन आर्यों का आगमन जो भारत में है वह लगभग 1500 ईस्वी पूर्व का है। तो दोनों के समय में बहुत अंतर दिखाई देता है। यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का पतन एवं आर्यों के आक्रमण दोनों के समय सीमा में काफी अंतर है। इसलिए यह बात कहना उचित नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में इन आर्यों का आक्रमण रहा। ओके, अब जैसे मैंने कहा, दूसरा प्रमुख कारणों में प्राकृतिक, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में प्राकृतिक कारणों से, जलवायु परिवर्तन होने से, भौगोलिक परिवर्तन होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब देखिए, प्राकृतिक कारणों में हम क्या क्या ले सकते हैं? बाढ़, अकाल, भूकंप, ठीक है। इसके अलावा नदियों के जलधारा में परिवर्तन, बाढ़, अकाल, भूकंप, नदियों के जलधारा में परिवर्तन, ठीक है, जंगलों का नष्ट हो जाना, एक्सेट्रा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्राकृतिक कारणों में से माना गया है। देखिए, मानवीय प्रयासों ने भी प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रभावित किया। हड़प्पा सभ्यता का मूल स्वरूप और आर्थिक आधार खो बैठा। मानवीय कारण तो है, मानवीय प्रयास ने भी प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रभावित किया, जिससे क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अपना मूल स्वरूप था, आर्थिक विकास का स्वरूप जो था, वह समाप्त हो गया। अब जैसे बाढ़ के बारे में कहें, इस सभ्यता का पतन में बाढ़ और जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण माना गया, और अधिकांश इतिहासकारों ने इस पर अपना मत भी व्यक्त किए हैं। तो देखो, क्योंकि अधिकांश स्थलें नदियों के किनारे स्थित था, ठीक है। और बार बार बाढ़ आने के कारण बाढ़ के कारण आर्थिक क्षति, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। आर्थिक क्षति होने के कारण लोग यहां से पलायन करना प्रारंभ किया। ये थोड़ा सा उचित भी दिखाई देता है। जलधारा में परिवर्तन ये था। इससे इसका प्रभाव का क्या पड़ा? आर्थिक प्रभाव पड़ा। यानी इसका एक आर्थिक कारण में आप ये जोड़ सकते हैं कि व्यापार में गिरावट आई, और रूढ़िवादिता विचारधारा भी था जो स्थिरता प्रदान किया, और व्यापार में गिरावट भी
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में माना जाता है। यानी आप यहां पर जोड़ सकते हैं कि आर्थिक कारणों की दृष्टि से ही, यानी व्यापार वाणिज्य में गिरावट और रूढ़िवादिता के कारण पतन हुआ, क्योंकि बार बार बाढ़ आ जाने के कारण क्या आर्थिक क्षति हुई, आर्थिक क्षति से लोग पलायन करना प्रारंभ किए, पलायन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। इसमें हमें इससे अधिक जाने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नया सेशन जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे उसमें होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरजीविता और निरंतरता को देखेंगे। ओके, थैंक्स।